हाय एवरीवन, ये हमारा थर्ड क्लास है ऑन मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखा था जहाँ पे आपने आई होप समझ लिया होगा कि मैटर के ऐसे कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं एंड मैटर का क्या-क्या प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, मीडियम फोर्स, सॉलिड में कैसे फोर्स लगते हैं, लिक्विड में कैसे फोर्स लगते हैं, गैसेस में कैसे फोर्स लगते हैं, ये सब आपने कुछ-कुछ आइडिया ले लिया था। पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे हम डिटेयली देखेंगे कि एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में जो मैटर्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में कैसा नेचर होता है। तो लिक्विड स्टेट में होते हैं, उनमें कैसा नेचर होता है, जो गैसियस स्टेट में होते हैं, उनमें कैसा नेचर होता है। आज हम ट्राई करेंगे इस सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। पर उससे पहले एंड और एक चीज़ जो छूट गया था, वो है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं या यानी कि हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूअली मूव करते रहते हैं। वो क्यों मूव कर पाते हैं? क्योंकि उसको कुछ एनर्जी लगता होगा मूव करने के लिए एंड वही एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जिस एनर्जी के द्वारा वो मैटर के पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी एनर्जी के कारण पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर पाते हैं। समझ में आ गया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी एंड इसी एनर्जी के कारण पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर पाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब ये इंडिया के स्टेट का स्टेट नहीं, स्टेट मतलब दूसरा स्टेट, मैं भी समझाऊंगा आपको। स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे जो मैं स्टेट लिखा हूँ, स्टेट का मीनिंग होता है उस मैटर का अवस्था क्या है, वो सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या फिर गैसियस अवस्था में है। उस अवस्था को हम कहते हैं स्टेट, यानी कि उसका स्टेट क्या है, वो किस अवस्था में है अभी। स्टेट मतलब अवस्था एंड मैटर किस अवस्था में है, उसको हम डिफाइन करते हैं एज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है एंड लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। हमारे 9th क्लास के अंदर हम सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, बट अब जब हायर स्टडीज करने की कोशिश करेंगे तब आप जानेंगे कि 3 स्टेट से भी ज़्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। बट फॉर 9th क्लास हम 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर फोकस करेंगे। तो मैंने स्टेट को क्या बोला था? अवस्था। वो किस अवस्था में है मैटर, उसको हम स्टेट कहते हैं, अवस्था। ठीक है? और मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं जो बोल रहा हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे डिफाइन किए हैं, किस चीज़ को देख के हम डिफाइन करते हैं कि मैटर सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है। हम वो मैटर को देखते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो मैटर कैसे एक्ट कर रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है उस मैटर का, उस प्रॉपर्टीज एंड वो कैसे एक्ट कर रहा है डिफरेंट सिचुएशन पे। उन सभी चीज़ों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि मैटर सॉलिड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है। तो सॉलिड के कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, लिक्विड के कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं एंड गैसियस के कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि मैटर किस स्टेट में है। तो वो ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैटर में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो हम सॉलिड स्टेट उसको कहते हैं। वो अभी हम देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा सॉलिड स्टेट। हम मैटर को किस किस प्रॉपर्टी से जज करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है, वो अभी हम देखेंगे। तो पहला स्टेट है सॉलिड सॉलिड स्टेट। ठीक है? अगर मैटर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है तो उसे हम कहेंगे सॉलिड स्टेट एंड वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है अभी वो हम देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी जो एक मैटर के पास होना चाहिए टू बी इन सॉलिड स्टेट, वो है डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अगर मैटर के पास एक डेफिनाइट शेप है एंड वॉल्यूम है तो उसे हम कहेंगे
मैटर इज इन सॉलिड स्टेट। अब जो मैं ये बोल रहा हूँ डेफिनाइट, डेफिनाइट मेरे कहने का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड। अगर मैटर का एक फिक्स्ड शेप है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है तो उसे हम कहेंगे द मैटर इज इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका बुक का ही ले लीजिए, वो एक डेफिनाइट शेप है, उसका फिक्स्ड शेप है, क्यूबॉइड टाइप का शेप है, वो शेप कभी चेंज नहीं होता है। वो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक सॉलिड स्टेट में है एंड उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है क्योंकि उसका शेप भी फिक्स्ड है। अभी जो सॉलिड स्टेट में जो मैटर होते हैं उनका शेप फिक्स्ड क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से लेके वो मैटर बना है, वो मैटर, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनको डिस्टॉर्ट होने का स्पेस ही नहीं मिलता, इसीलिए वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक मैटर है एंड ये जो पार्टिकल को लेके बना है वो ऐसे क्लोजली, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे लग लग के बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। समझ में आया? इसीलिए एज ये लोग क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है? ऐसे होता है एंड लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसीलिए उनका शेप में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी शेप ये है, अभी कुछ समय बाद शेप ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो जाएगा। अभी शेप, उनका शेप चेंज हो सकता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड शेप चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया इतना? शेप चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं इन केस ऑफ सॉलिड। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ रिजिड, रिजिड का मीन क्या है? हार्ड। एंड इनकम्प्रेसिबल का मतलब है उसको हम इजीली कंप्रेस या फिर स्क्वीज नहीं कर सकते और वो बहुत हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बुक का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो हार्ड होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? वो हार्ड होता है, रिजिड होता है। एंड इसी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं इन सॉलिड स्टेट। अगर एक मैटर का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, यानी कि वो मैटर को हम अगर कंप्रेस नहीं कर सकते एंड वो हार्ड हो, रिजिड हो वो मैटर, तो वो जाएगा अंडर सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? एंड ये जो रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी है, इसको हम और एक तरीके से भी डिफाइन करेंगे, दैट अगर एक सपोज मैटर है, ठीक है, या फिर वो एक सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको फोर्स लगता है, यहाँ से चारों ओर से अगर फोर्स लगता है, अगर उसका शेप चेंज ना हो तो वो जाएगा इन सॉलिड स्टेट। मैंने क्या बोला? शेप डू नॉट चेंज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। समझ में आ गया? आपको बुक को थोड़ा फोर्स लगाइए, उसका शेप चेंज होता है क्या? अगर हार्ड बुक होगा तो नहीं चेंज होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। एंड सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी है कि अगर हम फोर्स डालें तो उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए एंड वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि हम उनको कंप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वो थोड़ा सा ही कंप्रेस होते हैं। एंड कंप्रेस ना होने का कारण क्या होता है? क्योंकि मैंने जब पहले ये बात बोला था, ये एग्जांपल देखिए, ये वाला, इनके जगह इनके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है, तो वो कंप्रेस कहाँ पे होंगे? उनके पास स्पेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड का लीजिए, गैस का लीजिए आप, एक कंटेनर में सपोज गैस है, हाँ, हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे गैप हैं, इसीलिए गैस को हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। बट एज सॉलिड के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होते हैं या फिर स्पेस नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्यों कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड? बिकॉज
उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वुडन स्टिक या फिर वुडन ब्लॉक को ले लीजिए, उसको आप कंप्रेस करने की ट्राई करिए, कंप्रेस नहीं होता है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है एंड इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स के बीच में गैप ना के बराबर होता है और बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए वो कंप्रेस नहीं होते हैं। कंप्रेस कब होगा? जब पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जगह मिलेगा, थोड़ा उनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, जब तभी वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और वो गैस कंप्रेस हो सकता है। बट सॉलिड में गैप ही नहीं होता है, तो पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे कंप्रेस होने के लिए? इसीलिए कंप्रेस हम पार्टिक सॉलिड को नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत से ज़्यादा गैप होता है, इसीलिए गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड का? हाई डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाई डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल डेंसिटी का आपको मीनिंग पता है? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मास हैं उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेफिनेशन वाइज समझ नहीं आ रहा डेंसिटी, और मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉलिड को लेते हैं, एंड एक लिक्विड, जिस कंटेनर में लिक्विड है उसको लेते हैं, तो ये केस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा सा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस में इसमें क्लोजली पैक्ड होते ही नहीं है, बहुत क्या मतलब लूजली पैक्ड होते हैं। एंड डेंसिटी का मीनिंग अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इतना एरिया में, सॉलिड के इतना एरिया में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या बोला? सॉलिड के इतने पार्ट में 8 पार्टिकल्स हैं सॉलिड के केस में। अगर हम सेम इन केस ऑफ लिक्विड देखें तो उतना ही पार्ट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4। एंड इन केस ऑफ गैस देखें तो सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मेरे कहने का मीनिंग है, हम अगर हाई डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी हम कहते हैं कितने वॉल्यूम पे कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कि सेम वॉल्यूम पे जिसका ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल रहेगा उसका हाई डेंसिटी होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि इतने एरिया में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के 8 हैं, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे सिर्फ एक है। तो सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे थोड़े से कम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि 4 पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल है उतने ही वॉल्यूम पे। समझ में आ गया? डेंसिटी या फिर हाई डेंसिटी मतलब क्या? एक पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होने से हाई डेंसिटी होगा, एंड कम पार्टिकल्स रहने से कम डेंसिटी होगा। हम डेंसिटी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल हैं वो पर्टिकुलर पार्ट के एरिया में या फिर पार्ट के वॉल्यूम में। समझ में आ गया? इसीलिए हम कहते हैं सॉलिड में हाई डेंसिटी होता है, यानी कि उतने ही एरिया के अंदर, उतने ही वॉल्यूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल रहते हैं,
उतने ही एरिया उतने ही वॉल्यूम के अंदर लिक्विड में थोड़े से कम पार्टिकल्स रहते हैं, एंड इन केस ऑफ गैस उतने ही एरिया एंड उतने ही वॉल्यूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? नाउ ये तो पता चल गया कि सॉलिड है हाई डेंसिटी में सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही जुड़-जुड़ के क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए कम एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं। नाउ ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये क्या है? ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच में कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सपोज एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए पार्टिकल बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एंड पार्टिकल बी पार्टिकल ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर पार्टिकुलर फोर्स। पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इन केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि एज फोर्स सबसे ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, यानी कि बहुत ही पास पास जुड़े हुए रहते हैं। सब फिर कम किसके पास होगा? फिर लिक्विड के पास सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा पास पास है एज कम्पेयर टू गैस। गैस में तो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, बट इनके केस ऑफ सॉलिड बहुत ही ज्यादा पास रहते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड वो ना तो बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, ना ही बहुत ही ज्यादा पास रहते हैं, वो मॉडरेट डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में होता है, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में होता है, एंड बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस में होता है। समझ में आ गया? पार्टिकल्स एक दूसरे को अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें तो वो जुड़ जुड़ के रहेंगे, जैसे कि सॉलिड में अगर पार्टिकल थोड़े से कम फोर्स से अट्रैक्ट करें तो वो थोड़े से दूर में रहेंगे, जैसे कि लिक्विड में अगर बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे, जैसे कि गैस में। समझ में आ गया? यह है हाई डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इन केस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी, डू नॉट फ्लो और डिफ्यूज इजीली। डू नॉट फ्लो का मीनिंग क्या है? बह जाना। जैसे कि लिक्विड को हम अगर थोड़े से बाहर ला दें तो क्या होता है? बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। गैसेस भी वैसे, गैसेस को हम अगर हम बाहर ला दें वो बहुत ही इजीली डिफ्यूज हो जाता है, चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर बहने लगता है। बट सॉलिड अगर है, एक वुडन ब्लॉक है सपोज, तो अगर हम जिस जहाँ पे भी उसको रख दें वो थोड़ी ना बह जाता है। बहता है क्या? नहीं बहता। ये है और एक प्रॉपर्टी सॉलिड का। सपोज ये एक वुडन ब्लॉक है तो डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करता, नहीं बह जाता है या फिर डिफ्यूज नहीं होता। ये डिफ्यूज का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मिक्स हो जाना। अगर एक वुडन ब्लॉक है और सेम टू सेम और एक वुडन ब्लॉक है, तो क्या ये दोनों अगर पास पास होंगे तो डिफ्यूज हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, और इजीली नहीं होंगे। थोड़ा सा दूसरा हार्ड प्रोसेस कुछ लगाना पड़ेगा इनको डिफ्यूज करने के लिए, हो जाएंगे बहुत, बट रूम कंडीशन में या फिर इजीली तो होंगे ही नहीं डिफ्यूज, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ये कि मैंने क्या पढ़ा? सॉलिड एक दूसरे के साथ डिफ्यूज या फिर मिक्स इजीली नहीं होते हैं, एंड वो फ्लो नहीं करते हैं, बह नहीं जाते हैं लिक्विड एंड गैसेस की तरह। समझ में आ गया? तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? पहला प्रॉपर्टी है उनका एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं अपने अंदर सॉलिड, और उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में गैप्स नहीं होता है, इसीलिए उनको मूव करने का जगह नहीं मिलता है। बट इन केस ऑफ गैस उनको अगर हम कंप्रेस करें तो उनका जगह चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर गैप्स होते हैं जहाँ पे वो कंप्रेसिबल हो जाते हैं। एंड इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग और एक भी होता है, अगर उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका शेप चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ सॉलिड। एंड उनका हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इतने वॉल्यूम पे कितने पार्टिकल्स हैं, वो उसका डेंसिटी को बताता है। इसीलिए सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, यानी कि कम पार्ट में ही बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल रहते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड थोड़े से कम पार्टिकल्स रहते हैं, एंड इन केस ऑफ गैस बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिकल रहते हैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम में। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने क्या पढ़ा? दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर पार्टिकुलर फोर्स, एंड ये सबसे ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सॉलिड, इसीलिए वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं।
फिर लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट मीडियम फोर्स लगता है, इसीलिए वो ना तो ज़्यादा दूर ना तो ज़्यादा पास, थोड़े मीडियम डिस्टेंस पे होते हैं उसके पार्टिकल। बट इन केस ऑफ गैस वो बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाते हैं, इसीलिए उनके पार्टिकल से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट, जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता है, यानी कि बह नहीं जाता है, एंड वो इजीली मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ, दैट इज दे डू नॉट फ्लो इजीली एंड डिफ्यूज इजीली।